हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और यह है आपके क्लास 10th की आखिरी स्ट्रैटेजी वीडियो। हां, आपने एकदम सही सुना, क्योंकि क्लास 10th का आपका आखिरी एग्जाम बचा है। एसएसटी का, सोशल साइंस का। टाइम कम बचा है, डर ज्यादा लग रहा है। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना, एक चीज मैं तुम्हें इमेजिन कराना चाहता हूं। इमेजिन करो 7 मार्च को जब तुम एग्जाम हॉल से बाहर आओगे, इतना रिलैक्स्ड फील कर रहे होगे। ये सारे बोर्ड एग्जाम्स तुम्हारे पास हो चुके हैं, तुमने सारे एग्जाम्स लिख दिए हैं और अब ये एग्जाम की टेंशन, ये क्लास 10th की टेंशन खत्म हो गई है। बस 1 मिनट के लिए इसको इमेजिन करके देखो। मजा आ रहा है ना उसको इमेजिन करके? अब इसी मजे के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है अगले कुछ दिनों में, और हमें पढ़ाई करनी है और एसएसटी के एग्जाम को फोड़ के आना है। लेकिन एसएसटी का एग्जाम ना उतना आसान नहीं है जितना कि लगता है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तुमने अभी एसएसटी पढ़ना स्टार्ट तो कर ही दिया होगा और तुम्हें पता चल गया होगा कि एसएसटी की जो डेट्स वगैरह हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हिस्ट्री की जो चीजें हैं, वो तुम्हें याद ही नहीं हो रही। तो क्या कोई ट्रिक है क्या याद करने की? बिल्कुल ट्रिक है, बताऊंगा। उसके अलावा एनसीईआरटी अभी भी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, क्या करना है भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, लेक्चर क्या करना है बताओ, अभी बताता हूं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां कहां से, किस किस से सवाल उठ के आ सकते हैं, वो सब भी तुम्हें आज मैं दूंगा। क्या ज्योग्राफी के मैप्स की कोई ट्रिक है? क्या कोई हिस्ट्री की डेट की कोई ट्रिक है? बिल्कुल ट्रिक है। और पेपर प्रेजेंटेशन के क्या हैक्स होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स के हम डिस्कशंस कर रहे हैं। सबको आपको एक एक करके बताऊंगा। और याद रखना, जब क्लास 10 शुरू हुई थी, स्टार्टिंग में बोला था प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े हैं, आखिरी एग्जाम आ गया है और प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, आ जाओ। तो देखो, सबसे पहले पढ़ना कैसे है, फटाफट से। सिंपल सा रूल है। लेक्चर्स उठा रहे हो, मैराथन सेशंस देख रहे होगे, दिगराज सर मिशन जीत वाले चैनल पे पढ़ा रहे हैं, सबको पता है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। लेक्चर्स तो तुम्हें देखने ही देखने हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। यार देखो यार, मैंने साइंस में बोला था, सिस्टम में बोलूंगा, अगर तुम सिर्फ लेक्चर्स देखोगे उससे कोई फायदा नहीं है। तुम्हें साथ साथ में ना सेल्फ स्टडी करनी होगी। तुम्हें चीजों को रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? तो उसके लिए ना तुम मदद ले सकते हो एक नोट्स की। या तो तुम्हारे पास खुद के नोट्स होने चाहिए जिससे कि तुम जल्दी 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 चीजों को रिवाइज कर पाओ। अगर नहीं है तो मैंने तुम्हारे लिए एसएसटी के नोट्स भी बनवा रखे हैं, तो तुम देख सकते हो। एसएसटी के ऐसे पूरे के पूरे नोट्स हैं, हर एक चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स, डिटेल्ड नहीं बोलूंगा, शॉर्ट नोट्स बोलूंगा, जिसकी मदद से तुम चीजों को जल्दी रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो ये दो काम तो करने ही करने हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो। अगर तुम वो बच्चे हो ना जिसने अभी तक एसएसटी नहीं पढ़ा है, तो इतने कम टाइम में तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, और अगर तुम पढ़ भी लोगे ना तो तुम चीजों को भूल जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें हर चैप्टर के सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनसे कि सवाल आते हैं। अब भैया वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें कहां से मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, ना तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की टेंशन लेनी है, ना तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेंशन लेनी है, क्योंकि वो मैंने तुम्हारे लिए बना दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब तुम हमारे नोट्स खोलोगे तो नोट्स के हर चैप्टर के एंड में तुम्हें कुछ टॉप इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज तो मिल ही जाएंगे। उसके साथ साथ एक और शीट हमने आपके लिए बनवा दी है, जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं। फॉर एग्जांपल, एक चैप्टर है, उस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, एक चैप्टर मैंने उठाया, उस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो सारे लिख दिए हैं। तो अगर तुम बैक बेंचर हो, अभी तक तुमने नहीं पढ़ा किसी भी रीजन से, तो तुम्हें क्या करना है, बस उस चैप्टर के वो टॉपिक्स पढ़ने हैं डिटेल्ड में, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमारे नोट्स की मदद से, काम खत्म। इतना भी कर दोगे तो भी चल जाएगा। पढ़ने का तरीका सिंपल, लेक्चर देखा, फिर बोल रहा हूं सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स खुद के बना रखे हैं, बहुत बढ़िया है, प्लीज उनको यूज करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुम्हें बता ही दिया है। ठीक है, इतनी चीज तो हमें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है। अब एक एक करके मैं तुम्हें बताऊंगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह वगैरह को हमें कैसे पढ़ना है, किन किन चीजों में हमें फोकस रखना है। पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या चीज टफ रहने वाली है। तो ये जो तुम देख रहे हो ना ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी ना हल्की सी बच्चों को टफ लगती है, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि पेपर में जब इसके क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा हम समझ नहीं पाते, क्योंकि लैंग्वेज भी टफ होती है, हमें चीजें याद भी नहीं होती। ठीक है, हिस्ट्री इजी आएगी, टेंशन मत लो। हिस्ट्री इजी ही आती है पेपर के अंदर, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब तरीके से लिखते हैं, तो तुम्हें एक दो बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तुम कर लोगे। अगर मैं बात करता हूं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स यानी सिविक्स वगैरह की, तो ये तो बहुत ही ईजी आती है, तो तुम कर ही लोगे। लेकिन एक एक पॉइंटर्स की बात करते हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, टाइमलाइन, जो टाइमलाइन है ना, उसकी मदद से याद करो कि अच्छा पहले ये हुआ था,
फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। अगर तुम ऐसे याद करोगे ना हिस्ट्री के चैप्टर्स को तो बहुत आसानी हो जाएगी। अब भैया ये जो डेट्स होती हैं ये हमें याद नहीं होती है ना, 1920 1930 ये याद नहीं होती। तो अगर तुम नोट्स उठाओगे ना तो हमारे नोट्स के चैप्टर के लास्ट में पूरी की पूरी टाइमलाइन दे रखी है ताकि तुम रिवाइज कर पाओ फटाफट से। तो वो भी आपके लिए हमने ऑलरेडी नोट्स के अंदर बना रखा है। ठीक है, अगला है डेट ट्रिक। डेट ट्रिक क्या है? इमेजिन करो एक डेट थी, यानी एक ईयर था, वो था 1806। अब तुम्हें याद नहीं है 1806, तो क्या करके आओगे तुम? तुम्हें क्या करना है, एक ट्रिक यूज करनी है। लिख के आना अर्ली 1800। क्या लिख कर आना? अर्ली 1800। तो तुमने उसमें कुछ गलत भी नहीं लिखा और तुमने सही भी लिख दिया अर्ली 1800, उसका मतलब हो गया 1806। तो अगर तुम्हें ऐसे याद नहीं आ रहा है ना कुछ, तो ऐसे तुम लिख सकते हो अर्ली 1800, लेट 1800, ऐसे लिख के आओगे ना तो ये तुम्हारा थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी तुम यूज कर पाओगे। उसके साथ साथ लिखने का तरीका वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें ना आंसर को लिखने का तरीका आना चाहिए। हमेशा आंसर्स को पॉइंट के फॉर्मेट में लिख के आना, बहुत मदद होगी। अब मैं पेपर प्रेजेंटेशन पे आऊंगा, वहां पर मैं बता भी दूंगा। ठीक है, ज्योग्राफी थोड़ी हार्ड रहेगी, बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर लो ज्योग्राफी के, अभी मैं बोल रहा हूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने सॉल्व कर सकते हो सारे के सारे सॉल्व कर लो। मैप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैप को तो सॉल्व करना है, सबको पता है कैसे सॉल्व करोगे यार। एक मैप ले लो इंडिया का, है ना, और एक रफ मैप ले लो और उसमें हर जगह को मार्क करो। जो जो तुम्हारे आ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट्स, जो जो तुम्हारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको मार्क कर करके प्रैक्टिस करो। अगर तुम मैप के बिना बस ऐसे इमेज देख रहे हो और तुम याद करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। तुम्हें एक ब्लैंक मैप लेना पड़ेगा, 3-4 मैप की प्रैक्टिस करो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके साथ साथ रिमेंबर कीवर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी के आंसर थोड़े से टिपिकल होते हैं, थोड़े मुश्किल होते हैं, तो सब कुछ याद मत करो, कीवर्ड्स याद करो। यानी मान लो किसी आंसर के 5 पॉइंट है, तो जो पॉइंट्स की हेडिंग होती है ना, वो पॉइंट्स की हेडिंग याद रखो। वो हेडिंग लिखी, फिर आगे तुम अपनी भाषा में लिख सकते हो, मतलब खुद से बना बना के लिख सकते हो। सब कुछ याद करने की, रटने की इतनी जरूरत नहीं है। तुम रटने पे फोकस कर रहे हो, ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे फोकस करो। फिर आते हैं पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स। इसमें क्या करना है, एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेना। एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी इसके थोड़े से प्रैक्टिस कर लो। कभी कभार टिपिकल क्वेश्चन यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसकी प्लीज प्रैक्टिस करो। और आंसर एनसीईआरटी के पॉइंट्स में लिखो। एनसीईआरटी ना इसके लिए मोर देन इनफ है। क्यों? क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, और जैसे कॉम्प्लिकेटेड आते हैं उसका आंसर तुम्हें एनसीईआरटी में मिलता है। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आंसर्स लिखने की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पेपर मिलते ही क्या करना है। मान लो तुम्हारे हाथ में आ गया पेपर, अब क्या करोगे भाई? तो सबसे पहले जो रीडिंग टाइम तुम्हें मिल रहा है ना, उस रीडिंग टाइम में देखो, तुम्हें पता है अलग अलग सेक्शंस में पेपर डिवाइड हो चुका है, पेपर पैटर्न बदल चुका है। तो जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस वो सॉल्व कर लो शुरू के टाइम में, क्योंकि उसमें टाइम भी नहीं लगेगा और तुम्हें पता भी चल जाएगा। तो एमसीक्यूज को तुम सॉल्व कर लो फटाफट से। अगर फिर भी टाइम बच जाता है, तुमने एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिया फिर भी टाइम बच गया, तो क्या करोगे, सेलेक्ट कर लेना और वाले क्वेश्चंस। जो और वाले क्वेश्चंस नहीं होते वो तुम वहां पे सेलेक्ट कर लेना। बस तुम ये दो काम कर लो, ये दो काम कर लोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही, पेपर मिल गया है। अब सुनो आगे क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है। तो देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने हर आपके सब्जेक्ट के लिए एक ही स्ट्रैटेजी बताई है कि उस सेक्शन से स्टार्ट करो जो कि तुम्हारा फेवरेट है, जो कि तुम्हारा स्ट्रांग है। जब तुम पेपर देखते हो ना तो देखते से पता चल जाएगा कौन सा सेक्शन तुम्हें आता है कौन सा नहीं आता। मान लो मेरी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो मैं हमेशा हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा, है ना। अगर मैं ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग है मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह स्टूडेंट होता तो मैं सबसे पहले उस सेक्शन से स्टार्ट करता जो कि मेरा सबसे स्ट्रांग है, जो कि एक इजी सब्जेक्ट हो सकता है, एक इजी पोर्शन हो सकता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स। पहले मैं इससे करता, फिर मैं इको पे आता, फिर मैं हिस्ट्री करता, फिर मैं ज्योग्राफी करता, क्योंकि ज्योग्राफी लास्ट में मैप भी होता है, तो मैप को वहीं पर ही आप अटैच कर दोगे, है ना। समझ रहे हो बात को। और याद रखना, जब आप एक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आपने इकोनॉमिक्स स्टार्ट करा, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस लाइन में इकोनॉमिक में ही करने हैं। मतलब एक सेक्शन, जैसे साइंस में हमने करा था, एक सेक्शन को आपको ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है, फिर आप दूसरे सेक्शन पे आओ, फिर आप तीसरे पे आओ। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो एक सेक्शन को स्टार्ट करो, उसको पूरा खत्म करो, फिर दूसरे पे आओ, फिर तीसरे पे आओ। ठीक है, ऐसे हमें करना है। तो ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हारा क्या ऑर्डर है तुम कमेंट्स में एक बार अभी बता भी सकते हो। ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आ गई। अगली चीज, केस बेस्ड क्वेश्चन में भैया क्या करें, कैसे प्रैक्टिस करें। अरे सुनो यार, उतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, हो जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले हमेशा केस बेस्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और अभी जितना भी तुम्हारे पास टाइम है ना, उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन 5 से 10 केस बेस्ड क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस कर लो।
अगर इतने केस बेस्ड क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लोगे, काम तुम्हारा बन जाएगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी तुम केस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर वगैरह लिख रहे हो या फिर कोई भी आंसर तुम लिख रहे हो, हमेशा कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। कीवर्ड अंडरलाइन जो टेक्निक है ना, ये एसएसटी और साइंस जैसे सब्जेक्ट में बहुत यूजफुल होती है। साइंस में भी बताई थी, बट यहां पर भी बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके अलावा लास्ट पॉइंट, डोंट राइट एक्स्ट्रा, यानी ज्यादा मत लिखना। कहीं 2-3 नंबर के क्वेश्चन में तुम भरे जा रहे हो, पन्ने के पन्ने भरे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। कभी कभार एसएसटी का पेपर भी लेंदी आ जाता है, और जब लेंदी आता है ना, तो तुम लिखते जाओगे पर पेपर खत्म नहीं होगा। ठीक है, और यही मेरी थोड़ी आगे की टेक्निक्स थी, जो कि मैं अभी आपको बता भी दूंगा। अच्छा, मैप की स्ट्रैटेजी क्या है मैं बता चुका हूं, कुछ नहीं करना, एक ब्लैंक मैप लेना, ब्लैंक मैप है ना, और उसमें मार्क करना सारी चीजों के। और एक और चीज मैं बता रहा हूं, कि जो नाम वगैरह होते हैं ना, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक मत करके आना मैप के अंदर, क्योंकि वहां नंबर कट सकते हैं। यहां पर मैंने लिख भी दिया है, राइट नेम्स विद करेक्ट स्पेलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और है कि ये तो आपको पता ही होगा, पेंसिल आपको यूज करनी है मैप की मार्किंग के लिए, वो तो हम सबको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है जी, हम बात करते हैं किसकी, पेपर प्रेजेंटेशन टिप की। पेपर प्रेजेंटेशन टिप एसएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक एक करके सुनते जाओ। पहला, डोंट वेस्ट योर टाइम इन 2 to 3 मार्कर क्वेश्चंस। ये जो 2 से 3 नंबर वाले सवाल होते हैं ना, इसमें अगर तुम पॉइंट में 3 आंसर लिखकर आओगे, 3 पॉइंट्स लिख के आओगे, काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि इसमें तुम 5 पॉइंट लिख के आओ। हाँ, मुझे पता है तुझे बहुत कुछ आता है। बच्चे सोचते हैं 5 पॉइंट लिखेंगे नंबर, अरे ऐसा कुछ नहीं है, नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, बट पेपर छूट जाएगा तेरा। तो 3 पॉइंट लिख कर आओ, उसमें मोर देन इनफ है। ठीक है, 3 नंबर का है, 3 पॉइंट लिखे, काम खत्म। अगर पैराग्राफ में लिख रहे हो तो भी ज्यादा लाइन मत लिखो, 6-7 लाइन लिखो, काम खत्म, इससे ज्यादा नहीं लिखना है हमें। ठीक है, 2 मार्कर पे आपको बस 2 से 3 पॉइंट लिखने। अटेम्प्ट इन ऑर्डर बता चुका हूं। रफ वर्क ट्रिक याद रखना, देखो आप जितना ज्यादा ये जो कटिंग वगैरह करते हो ना पेपर के बीच में, इससे प्रेजेंटेशन बहुत खराब हो रही है। तो तुम क्या करो, जब भी एक लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, एक बड़ा आंसर लिख रहे हो, तो ट्राई करो वो पॉइंट्स में हो, सुनना, वो पॉइंट में हो। पैराग्राफ में लिखना अवॉइड करना। और दूसरी चीज, उसमें कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। और कटिंग वगैरह को अवॉइड कैसे करोगे, जो तुम्हारा लास्ट वाला पेज होता है जिसपे तुम रफ हेडिंग डालते हो, उस पे ना एक बार सोच लिया करो कि इसका आंसर तुम क्या लिखने वाले हो। थोड़े 2-3 पॉइंट्स वहां पर लिख लिया करो, ताकि तुम्हें पता हो कि आंसर तुम लिखने कैसे वाले हो। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगली चीज, अंडरलाइन कीवर्ड ऑलरेडी बता चुका हूं। एंड पैराग्राफ ट्रिक, पैराग्राफ ट्रिक क्या होती है, मैं बहुत यूज किया करता था। अगर मान लो मुझे कोई आंसर नहीं आता, तो ना उसको पॉइंट्स में नहीं लिखता था मैं, क्योंकि अगर तुम पॉइंट्स में लिखोगे तो तुम पकड़े जाओगे, एग्जामिनर देखते ही बता देगा कि इसको तो नहीं आता, और वो पूरे आंसर पे कट लगा देगा। बट अगर तुम्हें कोई आंसर नहीं आता, तुम पैराग्राफ में लिख के आते हो, है ना, एक बड़ा सा पैराग्राफ, 6-7-10 लाइन का पैराग्राफ, तो उससे क्या होगा ना कि एग्जामिनर देखेगा कि चलो मेहनत तो करिए बच्चे ने, एक नंबर दे के निकलते हैं। हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो अगर कोई आंसर नहीं आ रहा, पैराग्राफ में आता है तो पॉइंट्स में, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये थी आपकी पूरी की पूरी एसएसटी की स्ट्रैटेजी। एसएसटी का एग्जाम भी तुम फोड़ने वाले हो। एक लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो क्लास 10th की। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। मैंने तुझसे बोला था कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक तेरे साथ रहेगा ये तेरा बड़ा भाई, मैंने तुझसे बोला था। फाइनली साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर द लव डायमंड बैच, बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए। मिलेंगे कभी और। बट यस, अगर आप चाहते हो कि एक लास्ट लाइव मैं लूं या एक लास्ट वीडियो बनाऊं मैं क्लास 10th के लिए, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपका एग्जाम खत्म हो उसके बाद, क्या पता मैं एक दिन लाइव आ जाऊं और आप सबसे बातचीत करूं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, फाइनल एग्जाम को फोड़ कर आओ, और कमेंट्स में बताना क्या फाइनल वीडियो तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। टेक केयर, बाय।